नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से संबंधित है ये हमारा सेशन। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो हाल ही में यहाँ पर खबर मिली है कि अंटार्कटिका के अंदर, अंटार्कटिका विच इज़ वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, राइट, कहाँ पर स्थित है तो पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिणी भाग में स्थित है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीप विंटर हीट वेव्स देखे जा रहे हैं। मतलब अंटार्कटिका एक्सपीरियंस कर रहा है हीट वेव्स। हीट वेव्स का सीधा सा मतलब है जो अंटार्कटिका का सामान्य तापमान रहता है उससे कहीं ज़्यादा अबव नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर देखा गया है। तापमान में वृद्धि देखी गई है जिससे भीषण हीट वेव्स आ रही हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या रीजंस हैं जिससे अंटार्कटिका हीट वेव यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि पोलर वर्टेक्स, उसके बारे में ब्रीफ में समझेंगे कि ये क्या होता है, उसके पीछे की ज्योग्राफी क्या है, क्या मैकेनिज्म है। तीसरी चीज़, क्या क्या कारण है इसके अलावा भी, राइट, जो यहाँ पर अंटार्कटिका में हीट वेव जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। फिर हम बात करेंगे किस तरह से क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, राइट। और आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए समझते हैं डीप विंटर हीट वेव्स के बारे में जो अंटार्कटिका अभी एक्सपीरियंस कर रहा है। इट इज़ रिलेवेंट विथ जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये मुख्य यहाँ पर मुद्दा रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका के अंदर हाल ही में एक्सपीरियंस किया गया है तो चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ क्रिटिकल डीप विंटर हीट वेव, और ऐसा 2 साल, जो पिछले 2 साल हैं उनका भी इसने तापमान जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। सेकंड इंस्टेंस ऐसा है, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इट इज ब्रेकिंग सिग्निफिकेंट जो रिकॉर्ड टेम्परेचर्स हैं वो इन 2 सालों में यहाँ पर देखे गए हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड, जो सतही तापमान है अंटार्कटिका का, वो 10 डिग्री तक बढ़ गया है। 10 डिग्री यहाँ पर तापमान बढ़ना इट्स अ मेजर कंसर्न इन इटसेल्फ। और मिड जुलाई 2024 में यहाँ पर देखा गया कि तापमान अंटार्कटिका का जो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं ठंड के टाइम पे, राइट, यहाँ पर अगर हम देखें तो 28 डिग्री सेल्सियस तक, एक बर्फ जैसे प्रदेश में जहाँ पर 98% पूरा ढका हुआ वो बर्फ से है, वहाँ पर आपको 28 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दिखाई दिया। तो इट्स अबव नॉर्मल टेम्परेचर जो है एक्सपीरियंस किए गए हैं, और 10 डिग्री तक तापमान का बढ़ जाना इट्स अ मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। अब सवाल आता है कि क्या क्या कारण है इस डीप विंटर हीट वेव्स के, राइट। तो अंटार्कटिका में जो अभी, जैसा कि डीप विंटर हीट वेव्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके जून में समर सॉल्स्टिस आता है, गर्मियाँ रहती है, उसके बाद आपका आईटीसी से जैसे जैसे नीचे जाता है, राइट, तो अब दिसंबर में जब हमारे यहाँ ठंड पड़ेगी तब आपके दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ती है, गर्म, मतलब वार्म टेम्परेचर्स रहते हैं। तो अभी जब हम क्या कर रहे हैं, गर्मियों का सीजन हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको विंटर्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या कारण है जिससे अंटार्कटिका में हीट वेव्स देखी जा रही हैं। सबसे पहले वीकनिंग ऑफ पोलर वर्टेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट भी है कि पोलर वर्टेक्स का कमजोर होना। अब पोलर वर्टेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इन 2 शब्दों को देखते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कि सर्कुलर मोशन में चल रही हो, एनीथिंग विच इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। पोलर का मतलब होता है, पोलार का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू पोल्स, जिसका संबंध ध्रुवों से है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, राइट, नॉर्थ और साउथ पोल। तो सीधा सा मतलब है कि पोलर
वॉर्टेक्स का यहाँ पर मतलब हो गया, जिसको हम पोलार पिक भी कह रहे हैं, कि ये निम्न दाब वाला ऐसा क्षेत्र है जो कि क्या करता है, ठंडी हवा को घेरे रखता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पे। तो मतलब पोलार वॉर्टेक्स है क्या, एक तरह से एयर का, पवन का या वायु का सर्कुलर मूवमेंट, जो कि कहां पर हो रहा है, अर्थ के पोल्स पे हो रहा है। तो पोलार वॉर्टेक्स का सीधा सा मतलब है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर अकरिंग ऑन द अर्थ्स पोल्स। अब इस डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़िए। पोलार वॉर्टेक्स इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग अर्थ पोल। ये इंपॉर्टेंट रह जाता है यहाँ पे कि पोल्स पे अगर ठंडी हवा का एक सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ ये क्यों लिखा है कि ये लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि आज तक हम पढ़ते आए हैं कि पोल्स वाला जो क्षेत्र रहता है हमारा, वो एक उच्च दाब वाला क्षेत्र रहता है, ना कि निम्न दाब वाला, राइट। तो अब उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्दियों में जब तापमान में अंतर ज्यादा होता है, तब आपको स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स देखी जाती है, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें समथिंग दैट इज मूविंग, जो हवा है, पवन है, जो कि सर्कुलर मोशन में घूमती है। अब इस सर्कुलर मोशन में घूमने वाली हवा को किसी ने तो पकड़ रखा होगा, मतलब कोई भी चीज गोल 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 क्यों घूम रही है, फैल क्यों नहीं रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोलर एरियाज में चलने वाली जो बोल सकते हैं सब पोलर जेट स्ट्रीम है, वो इनको क्या करती है, यहाँ पर बिल्कुल बोल सकते हैं लॉक करके रखती है इस हवा को। तो ये जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम उच्च वायुमंडल में चलने वाली पवनें होती हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो जेट स्ट्रीम चलती है, ये इस ठंडी हवा को यहाँ पर कैप्चर करके रखती है। तो सर्दियों में तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है, बट अभी उल्टा हो रहा है। अंटार्कटिका में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें कि वीक पड़ रही है ये पोलर वर्टेक्स, राइट। और समर्स के अंदर क्योंकि तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, जेट स्ट्रीम जो होती है वो भी कमजोर पड़ती है, तो पोलर वर्टेक्स भी आपको, पोलर वर्टेक्स भी कमजोर दिखाई देता है। तो अब आते हैं हम फिर से कि वोर्टेक्स क्या है, हवा का, एयर का काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की जो उल्टी दिशा है, घड़ी जैसे घूमती है उसकी उल्टी दिशा में हवा का घूमना, जो कि ध्रुवों के पास ठंडी हवा को कैप्चर करके रखता है। और ये हमेशा पोल, ध्रुवों के पास ही रहती है, जो कि समर्स में, गर्मियों में वीक हो जाती है, और पोल्स में विंटर में स्ट्रेंथन हो जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सीधी सी बात है, ये बेसिक बात पोलार और वॉर्टेक्स की आपको समझ में आई होगी। फिर से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है कि ये जो क्षेत्र होता है जहां पोलर वॉर्टेक्स चलती है, वो एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने आज तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि आप जब पृथ्वी के क्लाइमेटिक जोन्स को देखते हो तो हमें पता है कि बीच वाला क्षेत्र निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। कैसे, सूर्य की जैसी विकिरणें पड़ती है पृथ्वी पे, यू नो द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टिंग और दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द अर्थ सरफेस, उस हिसाब से हम यहाँ पर अलग अलग जलवायु खंड और आपके बोल सकते हैं ताप क्षेत्र यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज की सीधी रेखा जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, तो सबसे उच्च तापमान हमें दिखाई देता है इक्वेटर पे, राइट। मतलब भूमध्य रेखा पर हमको, विषुवत रेखा पर आपको 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा तापमान दिखाई देता है। तो यहाँ पर सूरज की सीधी रेखा पड़ती है, यहाँ से लेकर इस वाले क्षेत्र तक। इसके बाद आपकी सूरज की रेखाएं इतनी अच्छी नहीं पड़ती, सीधी नहीं पड़ती, स्लैंटिंग रेस पड़ती है। इसलिए हम पूरी पृथ्वी को 3 जोन में बांट देते हैं। जहां पर सीधी रेखा पड़ती है, ये उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। जहां पर बिल्कुल ठंड है और यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन है, तो ट्रॉपिकल और पोलर के मध्य वाला टेम्परेट जोन या शीतोष्णकटिबंधीय कहलाता है। और जहाँ बहुत ही कम सनलाइट है, स्लैंटिंग रेज है, 6 महीने दिन 6 महीने रात देखने को मिलती है, पोल्स वाला एरिया, वो आपका क्या है, पोलर या फ्रिजिड जोन है, राइट। अब जो आपकी हवाएं चलती है, जो बोल सकते हैं पवनें चलती है, वो यहाँ पर इसकी वजह से सन की रेस जो पड़ती है पृथ्वी पे, इसके हिसाब से जो दाब में अंतर रहता है, कोई भी चीज जब चलती है, चाहे पानी हो, पवन हो, वो दाब में अंतर के कारण चलता है। wherever there is a difference in the pressure within the pressure system, यहाँ पर आपकी विंड्स मूव करती है।
तो पवने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब चलती है। अब हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर पे तो आपकी बढ़िया गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है तो इस सरफेस के पास वाली जो एयर मास होगा, हवा होगी, वो हल्की होती है। हल्की होगी तो वो कहाँ जाएगी, उठेगी, राइज करेगी, राइट। तो यहां से हवा राइज करती है और किसी भी सरफेस से अगर हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो मतलब उस सतह को खाली कर देगी, तो मतलब सतह पर लगने वाला दाब बहुत ही निम्न हो जाएगा, तो मतलब ये लो प्रेशर बनाएगा। और जिस सरफेस पे हवा गिरती है, राइट, जिस पे गिर रही है हवा, एयर मास बहुत सारा गिर रहा है, वो उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। सीधी सी बात है, इतनी बात हमको समझ में आई। तो जब पोल्स की बात करते हैं तो ये तो हमने हमेशा से सुना है कि ये तो उच्च दाब वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तो तापमान भी बहुत कम रहता है। और साथ ही में अभी जो बेल्ट्स में पढ़ाऊंगी उस हिसाब से हमें पता है कि यहाँ पर जो पवनें गिरती है, सिंकिंग एयर रहती है यहाँ पे, राइट। जो यहाँ से उठ के 30 डिग्री से उठ के 60 डिग्री से उठ के जो पवनें आपकी गिरती है 90 डिग्री पे, सिंकिंग एयर, और जहां पर भी हवा सिंक करती है वहां उच्च दाब बनता है। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है कि पोलार वोर्टेक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लो प्रेशर एरिया है। तो आइए अब उसको समझते हैं। देखिए, जो पोलार वोर्टेक्स होता है वो वायुमंडल के उच्च क्षेत्र में, मतलब इन द हायर रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पर आपको दिखाई देता है। अगर बात करें यहाँ पे तो आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसो, थर्मो, एक्सोस्फियर, इस तरह से आप देखते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स। और आपको जो पोलार वोर्टेक्स दिखाई देगा वो दिखाई देता है ट्रोपोपॉज पे। ट्रोपोपॉज मतलब शोभ मंडल से भी ऊपर वाले क्षेत्रों में आपको पोलार वोर्टेक्स नजर आता है। मतलब जो ठंडी हवा जहां पे लॉक रहती है ना, निम्न दाब वाला क्षेत्र, वो शोभ मंडल से भी ऊपर वाला क्षेत्र है, जो समताप मंडल से अलग कर रहा है शोभ मंडल को। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि होता ये है कि मतलब अगर अपन बात करें तो ट्रोपोपॉज की बाउंड्री पे पोलार वोर्टेक्स बनता है जहां पर ट्रोपोपॉज एंड होता है, राइट। तो यहाँ अगर आप देखोगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर पोलार वोर्टेक्स बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कैसे निम्न दाब बन रहा है। तो देखिए, इक्वेटर जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है 0 डिग्री, यहाँ पर निम्न दाब रहता है क्योंकि तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा रहता है, सूरज की सीधी रेखा पड़ती है। तो यहाँ की हवा क्या करती है, उठती है। अब ये हवा उठेगी, जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी शोभ मंडल में जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी हम जानते हैं हवा ठंडी होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होगी तो कहीं तो गिरेगी, और जहां गिरेगी वो होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 डिग्री वाला क्षेत्र, 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र। ये हवा जब सिंक करती है तो यहाँ क्या बनाएगी, उच्च दाब बनाएगी। अब यहाँ पर हवा गिर रही है, गिरेगी तो किधर फैलेगी, गिर के इधर उधर जाएगी, मतलब नॉर्थ में या साउथ में। तो अगेन हवा इस तरफ कुछ जाती है, कुछ हवा इस तरफ जाती है, राइट। अब ये हवा जब यहाँ 60 डिग्री पहुंचती है, 60 डिग्री पे पहुंचती है, सब पोलर बेल्ट जो है यहाँ पहुंचती है, तो पोलर रीजन से, ध्रुवों से आने वाली कुछ पवनें और यहाँ पर आपकी सब ट्रॉपिकल जो 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहाँ से आने वाली पवनें क्या करती है, कन्वर्ज करती है। इधर से आ रही मतलब 90 डिग्री से आ रही नॉर्थ पोल से, और साथ ही में 30 डिग्री वाली जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाली पवनें हैं, ये आके यहाँ मिलती है। तो ये जो ठंडे क्षेत्रों से आ रही है ये तो होती है कोल्ड एयर, मतलब ठंडी एयर मास। यहाँ से आ रही है ये कौन सी है कि ये गिरी, तब तो ये ठंडी होके गिरी, पर सरफेस पे तो तापमान ज्यादा रहता है, तो ये क्या है, वार्म एयर है। सीधी सी बात है, राइट। तो ये 60 डिग्री वाला वो क्षेत्र है जहां पर आपकी नॉर्थ पोल से आ रही ठंडी हवा और 30 डिग्री नॉर्थ से आ रही गर्म हवा आके मिलती है। और जब ये कन्वर्ज करेगी तो क्या होगा, अगेन ये ऊपर की तरफ उठेगी। सीधी सी बात है कि ये इस तरह से ऊपर उठती है, राइट। अब ऊपर उठने में क्या होता है कि आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझना होगा कि पोल्स पे जो शोभ मंडल होता है उसकी हाइट बहुत कम होती है कंपेयर टू इक्वेटर।
भूमध्य रेखा पे क्योंकि तापमान क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो हवा ज्यादा हाइट तक उठती है। पर पोल्स पे क्या होता है, ध्रुवों पे क्या होता है कि ऑलरेडी वहां पे तापमान इतना ठंडा रहता है कि जो क्षोभ मंडल है, जो पहला लेयर है वायुमंडल का, उसकी हाइट 7 से 9 किलोमीटर के लगभग होती है, राइट। तो अब होता ये है 7 से 9 किलोमीटर, कहां पर, पोल्स पर क्षोभ मंडल की जो हाइट है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर ये हवा उठी, इस तरह से उठी, जैसा कि आप देख सकते हो, इधर चली गई ठंडी होके, सीधी सी बात है, इधर घूम गई, और कुछ हवा क्या करती है, जो कोल्ड एयर ऑलरेडी यहाँ पर है, जो आ रहा था इस तरफ, उसको ओवरलैप करके ऊपर चली जाती है। तो ये एक वो पोलर फ्रंट है जहां पर ठंडी और गर्म हवा मिल रही थी, कहां पे, 60 डिग्री पे। तो होता क्या है कि ठंडी हवा क्योंकि भारी होती है तो ये नीचे की तरफ इस तरह से सिंक कर जाती है, और ये जो कुछ गर्म हवा जो है, कुछ तो इधर चली गई और कुछ जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे यहां पर क्या बनता है, पोल्स पे ट्रोपोपॉज वाले एरिया में, मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो ट्रोपोपॉज वाला क्षेत्र है, वहां पर निम्न दाब बनता है। तो वहां की जो ठंडी हवा है वो निम्न दाब बनाती है, कोल्ड एयर फ्रंट एक तरह से निम्न दाब बनता है, क्योंकि यहाँ की जो गर्म हवा है, ये हवा तो सिंक होके नीचे आ गई क्योंकि ठंडी थी, और कुछ जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट, जिससे यहाँ निम्न दाब बनता है, और यहीं पे पोलर वोर्टेक्स दिखाई देता है। आया समझ में कि जो हवा है, यहाँ पर जो हवा है, कोल्ड एयर है, वो जेट स्ट्रीम जो वहां पर चलती है, जो निम्न दाब बना रही है यहाँ पर, तो इट्स एरिया ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों कह रहे हैं वो हमने समझ लिया, क्योंकि गर्म हवा एस्केप कर जाती है और कुछ हवा यहाँ पहुंच जाती है अपर एरियाज में, अपर रीजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर में। सरफेस पे तो पोल्स के अभी भी उच्च दाब ही है, पर हायर एटमॉस्फेरिक रीजन में लो प्रेशर बनता है, जहां पोलर वॉर्टेक्स दिखाई देता है, और यहाँ पर हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम ने इनको जकड़े हुए हैं, मतलब जेट स्ट्रीम जो है वो इनको लॉक करके रखती है। पर लो प्रेशर क्यों है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, राइट। तो ये चीज हमने समझी। इस तरह से अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ये जो कोल्ड एयर मास है, ये जेट स्ट्रीम ने जकड़ के रखा है, पर ये जो एरिया होता है, दाब वाला एरिया, ये लो प्रेशर एरिया होता है। इज इट क्लियर? तो पोलर वोर्टेक्स, हमें ऐसा लगेगा कि पोलर वोर्टेक्स पोल्स पे तो उच्च दाब पे बनता होगा, नहीं, क्योंकि वो ट्रोपोस्फेयर के भी ऊपर बन रहा है, उच्च वायुमंडल में बनता है, जहां पर ट्रोपोपॉज खत्म हो जाता है, जहां स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है एक तरह से, राइट। तो ये होती है जेट स्ट्रीम, और ये रहा वो कोल्ड एयर फ्रंट, इस तरह से हमें दिखाई देता है। आई होप अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो पहला तो ये कि पोलर वोर्टेक्स कमजोर पड़ गया, मतलब जो पोल पे ठंडी हवा कैप्चर करके, जो लॉक करके जेट स्ट्रीम रखती थी, वो कमजोर पड़ गई, जिससे ठंडी हवा फैलने लग गई। तो जो ठंड की वजह से, ठंडी हवा की वजह से वहां कम तापमान रहता था, वो अब नहीं रह रहा है, जिससे भी यहाँ पर बर्फ पिघल रही है और यहाँ तापमान बढ़ रहा है, राइट। दूसरा यहाँ पर अगर मैं कारण बताऊं तो वो कारण यही है कि जो उच्च तापमान और पावरफुल एटमॉस्फेरिक जो वेव्स है, मतलब जेट स्ट्रीम में भी कुछ यहाँ पर वेव्स में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, वोर्टेक्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हवा ऐसे ऐसे घूमती है, पोलर वर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, वो अब एस्केप हो गई है, वो अब फैल हो गई है, मतलब फैल गई है, जिससे जो गर्म हवा है, वो गर्म हवा जिसने निम्न दाब बनाया है, वो यहाँ पर आके स्थापित हो रही है, राइट। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से आपको हीट वेव एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं। दूसरा, अंटार्कटिक में जो बर्फ है वो यहाँ पर बहुत कम हो गई है, मतलब अंटार्कटिक सी आइस जो है, जहाँ जो बर्फ उसके पास है, जितना प्रोपोर्शन है, वो बहुत कम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि बर्फ कम होने से तापमान या हीट वेव कैसे आ रही है, क्योंकि अल्बीडो इफेक्ट जो होता है, अल्बीडो क्या होता है, अल्बीडो का सीधा सा मतलब है कि सूरज की जो भी रोशनी आ रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे जब गिरती है तो कितनी रोशनी जो इंसिडेंट हुई है और कितनी रोशनी टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है,
तो वो सबसे ज्यादा जो अल्बिडो है वो आइस का होता है। मतलब बर्फ का अल्बिडो सबसे ज्यादा किस लिए, क्योंकि जो भी सूरज की किरणें आई बर्फ पे जैसे टकराएगी 95% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टू द एटमोस्फियर, राइट। तो यहाँ पर अगर बर्फ कम होगी तो अल्बिडो भी यहाँ पर ज्यादा मतलब कम हो जाएगा, जिससे आने वाली जो सोलर लाइट है वो वहां एब्जॉर्ब होने लगेगी, ना कि रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर में राइज से ये हो रहा है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप कि स्नो या आइस, जो कि पानी से आइस कवर्ड वाटर जो होता है उसका अल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। जो भी सूरज की रोशनी आती है वो बिल्कुल 90% तक परावर्तित कर देता है। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है वो यहाँ बढ़ चुके हैं। आईपीसीसी के हिसाब से जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो 0.14 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड हर 10 साल में बढ़ रहा है। तो ये तो हम जानते ही हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो आपको मेंशन करने होंगे अपने एग्जाम में। सर्दर्न ओशन का जो इम्पैक्ट है, देखिए अंटार्कटिका के आसपास अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो दक्षिणी महासागर है, और दक्षिणी महासागर क्या कर रहा है, गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो आइस है वो कम हो रही है, बर्फ कम हो रही है, टेम्परेचर यहाँ पर इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो ये कुछ ऐसे कारण दिए हैं, एक तो सर्दर्न ओशन का इम्पैक्ट होना, आइस का कम होना, अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना, राइट, पोलर वर्टेक्स का वीकन होना, ये कारण दिए हैं अंटार्कटिका के हीट वेव्स के लिए। अब बात करें कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है हीट वेव्स के, मतलब क्या क्या अब हमें बोल सकते हैं इम्पैक्ट रहेगा इस हीट वेव का। सबसे पहले अगर यहाँ की बर्फ पिघल गई तो हमें 280% यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है आइस लॉस के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर बर्फ पिघल गई अंटार्कटिका की तो ग्लोबल सी जो आपकी वैश्विक तौर पर जो समुद्र स्तर है वो बढ़ जाएगा, कई ऐसे देश होंगे वो डूब जाएंगे। तुवालू ऑलरेडी पैसिफिक ओशन में एक ऐसा देश है जो हम अभी सुर्खियों में रहा है, ओशियानिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर, जो ऑलरेडी आधे से ज्यादा डूब चुका है, राइट। दूसरा, ग्लोबल सी लेवल राइज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका का 98% ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है, मतलब 98% जो आइस है वो यहाँ पर कवर करती है, और इस 98% जो आइस है अंटार्कटिका के अंदर वो विश्व का 60% पीने का जल, साफ पानी, फ्रेश वाटर यहाँ पर स्टोर करके रखता है। तो अगर ग्लोबल सी लेवल यहाँ पर बढ़ता है तो 230 मिलियन लोग करीबन यहाँ पर क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। फिर ओशन सर्कुलेशन, जो ओशन सर्कुलेशन आप देखते हैं, ओशन करंट, सरफेस करंट्स चलती है, डीप करंट्स चलती है, राइट। तो अगर तापमान बढ़ेगा, यहाँ पर अगर ओशन सर्कुलेशन में डिस्ट्रप्शन होगा तो आपका सीधी सी बात है कि जो भी ओशन में हीट, कार्बन या न्यूट्रिएंट्स जो वहाँ पर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए मिलते हैं ड्यू टू दिस सर्कुलेशन वो यहाँ खत्म हो जाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो आइस लॉस डिसरप्शन, जो भी नेचुरल इकोसिस्टम है वो यहाँ पर पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नेचुरल जो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, पोला बेयर्स हो गए, पिजन्स हो गई, राइट, पेंगुइन्स हो गई, नॉट पिजन सॉरी, पेंगुइन्स। तो पोलार बेयर और पेंगुइन्स जो है वहाँ के जो नेटिव बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ है अंटार्कटिका और आर्कटिक की, दोनों पे यहाँ पर असर पड़ेगा। ऑलरेडी इनकी जो जनसंख्या है उनमें एक्सटेंशन यहाँ देखा जा रहा है, कमी देखी जा रही है। तो ये पूरी की पूरी आपकी बोल सकते हैं ब्रीफ में मैंने आपको समझाया। एक पोलर वॉर्टेक्स पोलार वॉर्टेक्स जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेवेंट विथ योर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, उसका महत्व हमने समझा, क्या कॉन्सेप्ट है ये। तो अंटार्कटिक हीट वेव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी चीज, आखिर में अगर हम बात करें तो आपके लिए एक सवाल है कि विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि रिवर और लेक में जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा है, वाटर जो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर है इट इज मोर देन द ग्राउंड वाटर। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कथन यहाँ सही है, right? So that was all about Antarctica heat wave. I hope you have enjoyed the session, although it was a long session, but बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एक मेजर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अगर इस पूरे कंटेंट को आपको रीड आउट करना है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट apnipathshala.com. I hope you have enjoyed. Please do like and subscribe our sessions if you haven't yet. Thank you so much for watching.